हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक चीज़ों को बता दिया था। आज हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इसके पिछले वीडियो में आपको एचसीएफ ज्ञात करना सिखाए थे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये भी बताए थे। तो आइए आज हम उसी विधि का प्रयोग करके पहले सवाल को हल करेंगे। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, तब जाके इसको देखेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 135 और 225, ये पहला सवाल दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, ये पहला सवाल 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आइए हम देखते हैं। आपको बताए थे कि सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ये देखिए, 135 छोटा है और 225 बड़ा है, इसलिए 225 में 135 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 135। 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। शेष फल बच गया तो 135 को फिर अंदर ले लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा, ये हो गया 90। 5 में से 0 गया 5 और ये हो गया 13 में से 9 गया 4। देखिए फिर शेष फल बच गया तो अब इसको अंदर ले लेंगे, ये हो गया 90। देखिए 90, अब ये 45 दूना 90। ये देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 45। एचसीएफ हो गया 45। देखिए एचसीएफ तो हमें यहीं पे प्राप्त हो गया, लेकिन इसके आगे हमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम इसी चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ 0 इज लेस देन और बराबर भी होता है आर के और हमेशा छोटा होता है बी के। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी पे हमें इसी को चरणबद्ध तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले चरण 1 में लिखेंगे कि 135 छोटा है 225, इसलिए हम 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ये देखिए ऊपर हमने यहाँ लगाया कि 225 में 135 से भाग दिए तो 90 आया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो होता है भाजक, ये होता है a, ये a होता है और ये जो होता है b होता है, ये हमारा q होता है और जो शेष फल बचता है वो हमारा r होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए इसी पे हम रखते हैं। a का मान कितना है? 225 बराबर b का मान कितना है? 135। q का मान कितना है? 1 है, प्लस r का मान कितना है? 90। इतना बच गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा शेषफल, जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है, देखिए शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया? 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम अब 135 और 90, 135
और 90 में यूक्लिड प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। पुनः प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होता है, ये देखिए ऊपर हम 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग किए तो क्या हो गया, हमारा ए हो गया 135, ए हो गया 135, ये देखिए ये ए हो गया 135 और हमारा बी हो गया 90, क्यों हो गया 1 और फिर आर का मान 45 आ गया। अब देखिए फिर हमारा शेषफल 45 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है और HCF तभी ज्ञात होगा जब शेषफल 0 आ जाए। तो ये हमारा शेषफल 0 अभी नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, 90 और 45 को लेकर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 90 45 में प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर 45 और 90 में हमने प्रमेयिका का प्रयोग किया है तो 45 दूना 90, शेषफल 0 आ गया। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये क्यू और शेषफल 0। ए का मान कितना हो गया 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। अब हमारा शेषफल जो है देखिए ये 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब हमारा आर का मान जो है शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल जो 0 है 0 के बराबर आ गया। इसलिए हमारा ये जो बी का मान है, बी का मान जो है, बी जो है 45, यही हमारा HCF हो गया। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया तो ये जो 45 है हमारा यही HCF हो गया। और ऊपर भी हमने आपको करके दिखाया कि हमारा HCF कितना आया है, 45 आया है। तो इसी ढंग से आगे का सवाल भी करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये देखिए चरण 1 था हमारा 135 और 225, चरण 2 था हमारा 135 और 90 और चरण 3 था हमारा 90 और 45। चरण 3 तक आते आते हमारा HCF प्राप्त हो गया, इसलिए हम चरण 3 तक ही लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे HCF 45 प्राप्त होता है। आगे के सवालों को भी ऐसे करेंगे। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी बात सही सही समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया है, ये देखिए हमारा दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का HCF ही हमें ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बिल्कुल एकदम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था। तो आइए देखते हैं, पहले इसको लिख लेंगे कि 38,220 बड़ा है 196 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 38,220 में 196 से भाग दे देंगे। अब देखिए क्या हो गया, कितनी बार जाएगा ये, 19 दूना 38, लेकिन 6 दूनी 12, ये एक बार जाएगा। ये हो जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ पे उतार लिए 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब हमारा चला जाएगा 9 बार। 9 छक 54 की 4 हासिल लग जाएगा 5, 9 9 81, 81 और 5 86 की 6 हासिल लग जाएगा 8, 9 करने 9 8 17। ये आ गया। 12 में से 4 जाएगा 4 आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा और 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, ये 94 और इसको उतार लेंगे 0। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा ये, अब ये जाएगा, ये देखिए हम घटा रहे थे इसको, ये 2 है ये 4 है, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा और ये 5 बचेगा, एक इससे उधार लेके 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा और 0 को उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 बार।
5 बार ले जाएंगे तो 5 छंग 30 का 0, हासिल लग जाएगा 3, 5 9 45, 3 48 की 8, हासिल लगा 4, 5 खाने में 5 4 9। ये देखिए 0 0 8 8 कट गया, 9 में से 9 कट गया, शेषफल 0 आ गया। एक ही चरण में हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा क्या आ गया, HCF जो है 196 ही आ गया। देखिए जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 बचता है उसी को तो HCF कहते हैं। तो हमारा HCF एक ही चरण में 196 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है यहाँ पे 38,220, बी का मान 196, सी का मान 195 और आर का मान 0। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान और ये हो गया क्यू का मान। देखिए ए बी क्यू और ये आर, देखिए हमने सबका मान रख दिया। ए का मान इतना, बी का मान 196, क्यू का मान 195, आर का मान 0। हमारा शेषफल जो है यहाँ पे लिख देंगे, शेषफल 0 बराबर 0। अतः HCF क्या हो गया हमारा, ये वाला हमारा HCF हो गया 196। ये कितने हो गए, एक ही चरण में कंप्लीट हो गया, चरण 1, एक ही चरण में सवाल खत्म हो गया और HCF आ गया 196। देखिए नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 38,220 दिया हुआ था और 196, दोनों का HCF निकालने के लिए कहा था। तो हम बड़ी संख्या में छोटे से भाग दे देंगे और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए शेषफल 0 लाएंगे। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए उसी संख्या को हम HCF कहते हैं। तो हमारा एक ही चरण में देखिए 196 आ गया, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसे इस तरीके से लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पहले क्वेश्चन में एक और सवाल दिया है, तीसरा। ये देखिए एक और सवाल इसी में दिया है, तीसरा क्या दिया है, 867 और 255। इसमें 867 में 255 से भाग दे देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इस सवाल को भी कर लेंगे। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये सवाल कर लेंगे और उसके आगे हम आपको दूसरा सवाल कर रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या कहा है, q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या हम आपको उसी दिन बता चुके थे इसके पिछले वाले वीडियो में, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। क्या दिया है कि जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है तो क्या हम धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पता है, a बराबर bq+r होता है, जहाँ पे r जो है या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है और हमेशा b से छोटा होता है। अब देखिए ये bq+r है और ये 6q+1 है, bq+r 6q+1। तो हमारा b का मान यहाँ से क्या मालूम हो गया, 6। अतः b का मान 6 है तो r का मान कितना हो जाएगा। देखिए r का मान हमेशा b से छोटा होता है और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। r के जो संभावित मान हमारे हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए 0 से लेकर 5 तक। हमने 6 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि b बराबर 6 है और r का मान हमेशा b से छोटा होता है। अब देखिए इन्हीं संभावित मानों को हम इसमें रखेंगे। ये क्या है, a बराबर b का मान 6 पता है, q का मान है, यदि हम यहाँ पे 0 रख दें, q का मान तो q ही रहेगा क्योंकि 0 तो r का मान है, तो q का मान q रहने देंगे और r का मान यहाँ से संभावित मान पहला लेंगे 0। ये देखिए a बराबर 6q प्राप्त हो गया, a बराबर 6q। और ये देखिए 6 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक के साथ साथ क्या है, सम संख्या है, और जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि यह संख्या 2 से विभाजित है, अतः यह विषम पूर्णांक नहीं है। हमें विषम पूर्णांक तो ये दिखाना था कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो हम r के संभावित मानों को बारी बारी से रखेंगे। ये देखिए, जब 0 रखे तो ये 6q आ गया, और 6q क्या है, 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने वाले सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, तो ये तो विषम पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम अगला देखेंगे r के संभावित मान 1 के लिए। r के संभावित मान 1 के लिए, r के संभावित मान 1 के लिए, तो आइए देखते हैं r के संभावित मान 1 के लिए क्या होगा। ये देखिए, r के संभावित मान 1 के लिए तो क्या करेंगे, a बराबर b का मान हमें 6 पता है, q को q ही रहने देंगे और r का मान 1 रख लेंगे। ये हो गया r का मान 1। अब देखिए 6q जो था सम संख्या था, और ये 1 जोड़ दें, किसी सम संख्या में 1 को जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। ये क्या हो गया हमारे r के संभावित मान 1 के लिए। इसी तरीके से हम देखिए 2 को रखेंगे, 3, 4 और 5 को भी रख के देखेंगे। देखिए अगले चरण में क्या करेंगे, हम r के संभावित मान 2 के लिए 0 को हल कर लिए, 1 को हल कर लिए। r के संभावित मान 2 के लिए a बराबर bq + r, एक b का मान है 6, q को q ही रहने देंगे, r को 2 रख लेंगे। देखिए ये तो हमें क्या पहले से ही पता है कि ये सम संख्या है, और जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है, यह संख्या 2 से विभाजित है, अतः यह समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। ये तो हमारा आ गया समपूर्णांक। अब फिर पुनः देखेंगे कि r के संभावित मान 3 के लिए, r के संभावित मान 3 के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे a बराबर bq + r में b का मान 6q + r का मान 3। ये देखिए हमारा सम संख्या है, और ये क्या है, विषम संख्या। सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। क्या हो गई, ये विषम पूर्णांक हो गई। अब अगला दिया है r के संभावित मान 4 के लिए, लेकिन 4 सम संख्या है, तो उसको ना हल करके हम डायरेक्ट 5 को हल करते हैं। r के संभावित मान 5 के लिए, तो a बराबर bq + r है, b का मान 6q + r का मान 5। देखिए a बराबर 6q + 5, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, और यह 2 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब देखिए हमें कौन कौन सा विषम पूर्णांक प्राप्त हो गया। एक तो 6q + 5, और ये देखिए 6q + 3, और ये 6q + 2 जो था ये समपूर्णांक था, तो इसको नहीं लेंगे। और ये ऊपर देखिए 6q + 1, तो हमसे यही पूछा था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 को विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2।
इसी तरीके से हम इसको करेंगे 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा सवाल इतना ऊपर से ये है पूरा सवाल। यदि ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इस सवाल को देखिएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपके आगे भी कई सवाल दिए हैं, जैसे कि चौथा भी दिया है और पांचवा भी दिया है। तो इसके पहले हम तीसरे सवाल को हल करते हैं, फिर आपको चौथा और पांचवा भी बताते हैं। तो आइए पहले देखते हैं तीसरा सवाल। ये देखिए सवाल नंबर 3 आपके प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमें तो दिया है क्या 616, पूरा दिया है 616 और 32 सदस्यों की एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम दोनों का मासा निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम मासा निकालते हैं 616 और 32, 616 और 32। ये देखिए एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ये 6, और ये 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हंसी लगा 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 जाएगा 1, 8 में से देखिए 16 में से 8 जाएगा 8, 8 से शेषफल बच गया तो 32 को फिर हम अंदर ले लेंगे। मासा तो इसी तरीके से निकालते हैं, 8 चौक 32, ये दोनों कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? मासा यानी HCF, HCF कितना हो गया 8। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 8 स्तंभों में, कितने स्तंभों में? 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। सेना की जो टुकड़ी थी वो 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 3। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 भी दिया है। 4 में क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। और नीचे देखिए ये बुक में देखिए आप लोग क्या दिया है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में क्या दिया, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें दिया क्या है 3q, 3q+1 और 3q+2। देखिए दिया क्या है 3q, 3q+1 और 3q+2, ये हमें दिया है। और पूछा है कि हमें इसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं, ये बराबर BQ+R, 0 ये हो गया R और ये B। इतना तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो गया। पिछले कई सवालों से हम इसे देखते आ रहे हैं। देखिए तो ये हो गया BQ+R, यहाँ पे BQ+0 है, BQ+1 है, BQ+2 है। तो हमारा B का मान कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। तो R का मान हमारा क्या हो जाएगा 0, 1, 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये तीनों R के संभावित मान। अब देखिए R के संभावित मान को हम रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो R के संभावित मान 0, R का बराबर 0 रखने पर A बराबर BQ+R में, देखिए B का मान हमें 3 मिला है, Q को Q रहने देंगे, A और R को 0 रखेंगे, A बराबर 3Q। अब पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें ज्ञात करना है, A नहीं A² ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा A² बराबर 3Q², A² बराबर
देखिए 9q², 3 त्रिक का 9 और q का q², इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं a² बराबर 9q² और हमें किसके रूप में बताना था, 3m के रूप में, 3m के रूप में। तो हम इसको 3 × 3q² लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको m मान लेंगे, a² बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q² है, जहाँ m बराबर 3q² है। अब देखिए हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में ला दिए, 3m के रूप में। इसी तरीके से हमें 3m+1 का भी ज्ञात करना है। तो आगे हम r के संभावित मान 1 को रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि r के संभावित मान 1 के लिए, देखिए r के संभावित मान 1 के लिए देखेंगे, ये देखिए r के संभावित मान 1 के लिए r बराबर 1 रखने पर a बराबर bq प्लस r, देखिए r बराबर 1 रखने पर a बराबर bq प्लस r हो गया। तो a बराबर a ही रखने देंगे, b का मान कितना निकाले थे हम लोग, b का मान 3 रख देंगे और q का मान 1, q का मान तो q ही है, r का मान 1 रख देंगे। ये हमारा आ गया। लेकिन हमें a² ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, a² और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। आपको ये पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, इस रूप का होता है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो वैसे ये भी है 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3q² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1। देखिए a² b² + 2ab, तो 3q² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 9q² + 1 + 6q। देखिए 6q को इधर लेते हैं, 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, एक तो q है और ये 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, q + 2 और ये हो गया +1। और हमें देखिए किस रूप में दिखाना है, 3m + 1 के रूप में, 3m + 1 के रूप में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, q को नहीं कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, q को ना कॉमन लेके, ये देखिए इस स्टेप को छोड़ देंगे, q को ना कॉमन लेके केवल 3 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 3q² + 2 और ये +1। अब देखिए हम a² था यहाँ पे, सबके सामने a² लिख देंगे, a²। तो a² बराबर इसको 3m + 1 लिख देंगे और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2 है, जहाँ m बराबर 3q² + 2 है। ये देखिए हमारा आ गया 3m + 1 और इसके पिछले वाले में हमें मिला क्या था, 3m। ये देखिए 3m मिल गया था और ये 3m + 1 मिल गया। यही हमसे पूछा भी था, ये देखिए क्वेश्चन में, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो दर्शाइए कि होता है कि नहीं होता है। अब देखिए हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आगे देखिए, ये देखिए आगे वाले 6वें क्वेश्चन में दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। अभी तक तो हम वर्ग कर रहे थे, अब इसमें घन कहा है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझा देंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, और यदि सवाल ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। वीडियो को फिर से देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से हमने आपको बताया है। और अगर कुछ जानने में दिक्कत हो तो हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हम बेसिक लेवल से सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी बताए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।